नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से, और आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी के लिए जिन 26 से 27 नेवल फाइटर जेट्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली भारत की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी फ्रेंच मीडिया की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इसमें रफाल को ही सिलेक्ट किया जाए। इसका मेन कारण यह है कि भारत पहले से रफाल को ऑपरेट कर रहा है और भारत की रफाल और नेवल रफाल में, यानी कि रफाल की एम वेरिएंट में 70% से ज़्यादा कॉमन चीज़ें होने वाली है, जिस वजह से भारत को इनको ऑपरेट करने और मेंटेन करने में F-18 के मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जो कि भारत के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और इसमें रफाल इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसके बाद अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसी साल जुलाई में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाएंगे, तभी इस डील को फाइनल किया जा सकता है। फिर ऑफिशियली भारत की तरफ से रफाल एम को टेंडर में विनर घोषित किया जा सकता है। अब इसमें जिन 26 रफाल को भारत खरीदने वाला है, इनको डायरेक्टली फ्रांस में बनाने के बदले सेमी नॉकडाउन कंडीशन में भारत में लाकर असेंबल करने की कोशिश भी किया जा सकता है। अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि डसॉल्ट कभी भी 26 जेट के लिए भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन को ओपन नहीं करेगा, जिसका मतलब साफ है कि आगे चल के भी भारत रफाल को ऑर्डर करने वाला है। और इसका डायरेक्ट लिंक 114 फाइटर जेट यानी कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के साथ हो सकता है। और अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रेगुलर टेंडर के बदले एक एडिशनल फॉरेन ऑर्डर को भी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकता है। और इसमें रिड्यूस्ड नंबर में रफाल को भी खरीदने की प्लानिंग की जा सकती है, जहां पर 114 के बदले यहाँ पर 90 के आसपास रफाल को खरीदा जाएगा और इसके लिए एक डायरेक्ट ऑर्डर को वहां पे प्लेस कर दिया जाएगा। अब ये बात अभी के लिए बस डाउट ही किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अभी फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व करने की बात सामने आई, जिसमें फ्रांस अभी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर भी एक और ऑफर मौजूद है, जिसको अभी यूके की तरफ से दिया गया था। और अभी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए ऑफर दिया गया था। लेकिन जहां तक बात रही भारत की, तो फिलहाल के लिए भारत की तरफ से सिर्फ अपनी खुद की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को डेवलप करने पर ही फोकस किया जा रहा है। और अभी फ्रांस की तरफ से भी भारत को ऐसा कुछ ऑफर देने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी एमका के लिए जो नए इंजन को बनाने का प्लान किया गया था, वो डील अभी रोल्स रॉयस की वजह से सफरान के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक टाइम पर जहां पर सफरान की तरफ से जो ऑफर भारत को दिया जा रहा था, उसको सबसे बढ़िया ऑफर माना जा रहा था, लेकिन रोल्स रॉयस की ऑफर भारत के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर अभी साबित हो रहा है। और इसी वजह से भी फ्रांस इसको मैच करने की कोशिश करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेकर, और अभी हम कावेरी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अब कावेरी इंजन की बात करें तो मेनली हमारा कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके जो इनिशियल प्लान था वो अभी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि इनिशियल प्लान के मुताबिक हम कावेरी इंजन की 2 वेरिएंट को बनाने वाले थे, जिसमें से एक तेजस में इस्तेमाल होने वाला था, जो कि 84 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला था, और दूसरा 110 किलोटन क्लास का इंजन होने वाला था। लेकिन शुरुआती दौर में ही कावेरी इंजन का जो कोर था वो हमारी रिक्वायर्ड थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हुआ था, और ये कोर जो था वो इतना स्टेबल भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से इसे कंप्लीटली ड्रॉप करने का प्लान किया गया था। और भारत किसी दूसरे देश के साथ जॉइंटली अभी एक 110 किलोटन क्लास की इंजन को बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसको आगे चल के हम लोग तेजस MK2 में ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में या फिर एमका में इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही कावेरी इंजन की कोर को फिर से रिफाइन करने की कोशिश किया जाने लगा था, और इसको बेस करके एक ड्राई इंजन को बनाने की प्लानिंग की गई थी, जो कि फ्यूचर में हमारी घातक यूसी में इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी रिसेंटली जब इसको रशिया भेजा गया था, इस दौरान इसकी परफॉर्मेंस को उम्मीद से भी काफ़ी बेहतर पाया गया था, और रिसेंटली इसमें जो इम्प्रूवमेंट किए गए उसकी वजह से अभी इसका जो कोर सेक्शन था वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर और स्टेबल हो चुका है, और इसकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कुछ हद तक एनहांस हो चुका है, जो कि पहले 46 किलोटन के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इसने करीब 48 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस किया था। और इस चीज़ को देखने के बाद अभी फिर से कावेरी इंजन की कोर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि अभी के हालात में अगर हम कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगाते हैं तो ये सिर्फ 78 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को ही प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इसकी ड्राई थ्रस्ट आउटपुट को एडिशनल 5 से 6 किलोटन तक इंक्रीज किया जा सका, तो हम आसानी से इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगाकर इससे 84 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करवा सकते हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन की बराबरी हो सकता है। और अगर ऐसा किया जा सका तो हमें अमेरिकन इंजन के ऊपर इतना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे चल के हमारे सभी तेजस फ्लीट में इस नए कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले कावेरी इंजन की कोर के ऊपर फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट को जारी रखना जरूरी होने वाला है, और ऐसा करने से हम आगे चल के कावेरी इंजन को पूरी तरीके से डेवलप कर पाएंगे या फिर हमारी खुद की एक एरो इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत की मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी को लेके। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा भारत की तरफ से जब भी कोई बड़ी मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है, खास करके लॉन्ग रेंज और पावरफुल मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश किया जाता है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से अपनी मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स को और स्पाई शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस के बहाने भेजने की कोशिश की जाती है। और रिसेंटली जब हमने अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया था तब भी चाइना की तरफ से अपनी स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था। उसके बाद अभी चाइना की तरफ से म्यांमार के करीब जो कोको आइलैंड मौजूद है वहां पर भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जहां से आसानी से हमारे ऊपर वो लोग नज़र रख सकते हैं। और इसी दौरान चाइना और पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज की तरफ से भी भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ट्रैक करने की कोशिश किया जा रहा है। और रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा कई बार ISI ऑपरेटिव्स की तरफ से इंडियन साइंटिस्ट और ऑफिसर्स को इंटरप्ट करके फंसाने की कोशिश की जाती है, और इसमें कई बार भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ISI के हाथ लगने की उम्मीद भी किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और नॉर्मली जितने भी बार सेंसिटिव डाटा लीक हुआ था वो सभी के सभी हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन में काम कर रहे ऑफिसर्स के द्वारा लीक किया गया था। तो अभी ऐसी कोई भी खतरे से बचने के लिए 24 घंटे हमारे डिफेंस फैसिलिटी पर नजर रखने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें यहाँ पर काम करने वाले हर एक इंसान पर नजर रखा जाएगा और किसी भी लीगल एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिश किया जाएगा। इसके लिए नॉर्मल सर्वेलेंस सिस्टम के अलावा DRDO की तरफ से भी ड्रोन्स को भी डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि किसी भी सीक्रेट या पावरफुल मिसाइल को टेस्ट करने से पहले पूरी एरिया के ऊपर नजर रखने वाले हैं। और इस दौरान अगर कोई भी गलत तरीके से इमेजेस को या वीडियोज को लेने की कोशिश करता है तो उसको ट्रैक करने की कोशिश किया जाएगा। इसके लिए DRDO की तरफ से भी रोटरी विंग UAVs को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी फॉर्मल टेंडर को भी इशू किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।